नीतीश कुमार जी, देखिए, एक तो उम्र भी हो गई है। आपको पत्रकार होने के नाते ये ध्यान रखना चाहिए कि 17 साल नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री रहे हैं, उसमें करीब करीब 15 साल वो भाजपा के साथ मुख्यमंत्री रहे, ठीक है। और उम्र के इस पड़ाव में जब आप सामाजिक राजनीतिक तौर पर अकेले पड़ जाए, कोई आपके साथ है नहीं, आपका अपना राजनीतिक भविष्य दिख नहीं रहा है, पार्टी आपकी खत्म हो गई और जिनके साथ आपने गठबंधन बनाया है उन लोगों पर आपका खुद का भरोसा नहीं है। मैं नीतीश कुमार को जितना जानता हूं, वो कभी भी आरजेडी के साथ, लालू जी और तेजस्वी के साथ उनका कोई सरोकार सामंजस्य बैठ ही नहीं सकता है। ये तो सिर्फ अपने पद को, अपने कुर्सी को बचाए रखने के लिए उन्होंने एक एडजस्टमेंट किया है। वो इसलिए किया, उनको कोई लालू यादव या आरजेडी से प्रेम नहीं हुआ है। आप इस बात को भी समझिए। ये नीतीश जी का विशुद्ध राजनीतिक कैलकुलेशन है, क्योंकि उनको मालूम था कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा और अगर लोकसभा के चुनाव में भाजपा को बढ़त मिलती है, भाजपा की सरकार बनती है, तो सबसे पहला, सरकार बनने के बाद सबसे पहली गाज उन पर गिरती। उनको हटाकर भाजपा वाले कहते कि हमारा मुख्यमंत्री होगा। इसलिए वो व्यवस्था कम से कम 25 तक अपनी कुर्सी बची रहे, इसलिए उन्होंने भाजपा को छोड़कर अब आरजेडी के साथ गठबंधन बनाया है। नीतीश कुमार कोई भाजपा के विरोध में नहीं है भाई, यहाँ पर महागठबंधन बनाया है। और दिल्ली में आज भी इनके पार्टी के एमपी हरिवंश जी राज्यसभा के उपसभापति हैं। तो बिहार में महागठबंधन है और दिल्ली में एनडीए है। यही नीतीश कुमार की राजनीति है। लेकिन उम्र है, उम्र के इस पड़ाव पर थोड़ा आदमी डिल्यूजनल हो जाता है, घबराहट है, आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। तो किसी के लिए कोई टिप्पणी कर देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार के आजकल के बयानों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और जाते हैं। अपने बयान में पहले उन्होंने कहा, किसी ने पूछा प्रशांत किशोर के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रशांत किशोर के बारे में कोई बात नहीं करनी है। फिर 1 मिनट के बाद कहा कि इस आदमी को ABCD का ज्ञान नहीं है। फिर बताया कि अरे भाई, इनको तो हमने अपने घर में रखा था, बड़ी मैं इज्जत करता था। फिर ये बताया कि मैंने उनको कांग्रेस में विलय की सुझाव दिया था। और फिर ये कहा कि मैं भाजपा का एजेंट हूँ। अब पत्रकार होने के नाते इन 5 लाइन को आप लिख लीजिए और देखिए कि कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। पहली बात कि हम पर बोलना नहीं चाहते हैं, फिर भी 5 मिनट हम पर बयान दे रहे हैं। दूसरी बात कि हमको ABCD का ज्ञान नहीं है और खुद ही कह रहे हैं कि हम इनका इतना आदर करते थे, अपने घर में रखते थे। तो अगर हमको ABCD का ज्ञान ही नहीं है तो हमको अपने साथ क्यों रखे थे? ऐसा तो है नहीं कि हम पहले हमको ज्ञान था अब हम पागल हो गए हैं। दूसरी बात, अगर मैं भाजपा का एजेंट हूँ तो मैं उनको कांग्रेस में अपना दल विलय करने के लिए क्यों कहूँगा? तब तो उनको भाजपा में विलय करने के लिए कहेंगे ना भाई। तो ये बातें तो आपको दिख रही हैं कि वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कहते हैं। अभी जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले उनके मुंह से निकल गया कि अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। दल में खलबली मची, सब लोगों ने हल्ला मचाया। उनके जो समर्थक हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्होंने विरोध किया। तो उस बात से अब उस पर कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब उनके दल के नेता बोल रहे हैं तो 2025 में देखा जाएगा। तो नीतीश जी, जब मैं आपको बार बार, जो इसके मूल में बात समझिए, उम्र हो गई है, सामाजिक राजनीतिक दबाव बहुत है, अकेले हैं, कोई मदद के लिए है नहीं, आगे का रास्ता दिख नहीं रहा है, तो कुछ से कुछ बोल देते हैं। सर, आपने फेक वीडियो चलाया है जिसमें सच्चाई है, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन जिन लोगों ने फेक वीडियो चलाया उन पर कार्रवाई हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तमिलनाडु में घटना हुई नहीं है। जो मैंने 2 वीडियो डाले हुए हैं और आपके माध्यम से खुली चुनौती दे रहा हूँ, बिहार और तमिलनाडु पुलिस को चुनौती दे रहा हूँ कि अगर ये वीडियो में जो मैंने जो डाले हैं अगर वो फेक है, गलत है, तो आप आकर केस हम पर भी कर दीजिए। हम तो बैठे हुए हैं यहीं पर, दोनों वीडियो सामने है, आप देख लीजिए कि वो वीडियो क्या है। तमिलनाडु की पुलिस ने खुद से वो वीडियो अपलोड किया है। रेल में मारपीट की घटना हुई है, उसमें अरेस्ट हुआ है। दूसरा, तमिलनाडु के एक बड़े लीडर हैं जिनका वीडियो मैंने कल जारी किया है, वो भी, ये 13 फरवरी की रेल की घटना है। 12 फरवरी को इस आदमी का बयान है जो खुलेआम कह रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को हम घर घर जाकर मारेंगे और उनको 7 दिन के अंदर भागना पड़ेगा। तो ये जो पहली बात, तो बिहार में लोगों की इसकी समझ नहीं है। तमिलनाडु में, केरल में ये जो घटना है, ये पिछले कई घटना मारपीट की हो चाहे नहीं, लेकिन हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ इस तरह के बयानबाजी वहाँ कई महीनों से चल रही है और उसमें कई तरह के लोग शामिल हैं। अब जब समाज में आप राजनीतिक तौर पे या सामाजिक तौर पे प्रमुख लोग इस तरह के बयान देंगे तो उसका एक असर ये भी हो सकता है कि कहीं पर लोगों के साथ दुर्घटना हो गई है।
ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर एक घटना है नहीं। ये अलग बात है कि उस घटना के आधार पर किसी ने फेक वीडियो बनाकर गलत न्यूज़ चला दी, लेकिन वहाँ पर हिंदी भाषियों के साथ बदतमीजी या बिहार के जनता के, बिहार के मजदूरों के साथ परेशानी हुई है। खासकर तमिलनाडु का जो कोंगू एरिया है, कोंगू बेल्ट है, जो लोग तमिलनाडु को समझते हैं उनको मालूम है, कोंगू बेल्ट में ये घटनाएं हुई हैं और यहाँ की पुलिस गई तो पुलिस को मैंने वीडियो जारी किया है, जाने की जरूरत क्या है? आप देख लीजिए कि वो आदमी कह रहा है कि नहीं कह रहा है, पुलिस के कहने से क्या होता है? आपकी जन स्वराज यात्रा भी निकली हुई है कि मतलब बिहार से जो लोग चेक करने वहाँ पर गए थे, वहाँ से चेक करके बताया कि मतलब यहाँ पर कोई घटना नहीं हुआ है बिहार टीम वालों के साथ। तो अगर मान लीजिए कि जो पत्रकार के ऊपर केस हुआ है, क्या ये सही हुआ है? आप भी बोल रहे हैं कि सर कि मतलब वहाँ पर जो बिहारी के लोग हैं उनके साथ नहीं, देखिए पत्रकार नहीं, सुनिए, हम व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। पत्रकार हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो, अगर आपने किसी घटना की सत्यता को जांचे बगैर उस पर कुछ लिखा है, टिप्पणी की है, उस पर कोई वीडियो जारी किया है, बनाया है या कहीं से सोर्स करके डाला है तो आपकी गलती है। और मैंने कल अपना जो ट्वीट किया है उसमें ये लिखा है कि अगर किसी ने द्वेष फैलाने के नज़रिए से या वायलेंस को बढ़ावा देने के नज़रिए से कोई बात कही है, कोई वीडियो जारी किया है, तो उस पर कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो खुलेआम तमिलनाडु में भाषण दे रहे हैं, हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ तमिलनाडु के लोगों को उकसा रहे हैं, और उसका मैंने वीडियो जारी किया है। तो जो आप कह रहे हैं कि पत्रकारों पर केस हुआ है, तो मैं आप ही के माध्यम से उसी पुलिस को चुनौती दे रहा हूं कि अगर वीडियो मेरा गलत है तो हम पर भी केस करके दिखा दीजिए। अगर वहीं जन स्वराज यात्रा भी आप निकाले हुए हैं, प्रशांत जी निकाले हुए हैं, अगर कोई राजनीतिक पार्टी 2024 या 2025 में चुनाव अगर आपको निमंत्रण देती है कि आप मेरे राजनीतिक पार्टी के चुनाव में मदद कीजिए, तो क्या आप कदम उठाएंगे? आप कुछ चीज़ों को पहले से जो पब्लिक डोमेन में है उसको देख लीजिए।